नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। तो नमो बुद्धाय, जय भीम सबको एंड वेलकम टू द 12th जातक सेशन। तो आज की हमारी जातक है निग्रोध मिग जातक। निग्रोध मिग का मतलब क्या है? तो निग्रोध इज अ बैनियन ट्री और जातक मिग का मतलब है डियर। तो निग्रोध इज अ बैनियन ट्री एंड मिग इज अ डियर। तो ये स्टोरी में जैसे आप देख सकते हैं एकदम कलरफुल, यहाँ पे टू मेजर लाइक चीफ डियर्स जैसे है जिनके 500 डियर्स उनके हर्ड में है ऑफ ईच डियर। और राइस पैडीज है, यानी जहाँ पे क्रॉप्स ग्रो करते हैं ऐसा एरिया एग्रीकल्चरल। और यहाँ पे मेन हाईलाइट है एक मदर डो और उसका ऑफस्प्रिंग यानी फॉन। और किंग भी है इसमें। तो लेट्स मूव अहेड। ओके, सो वेयर इज दिस जातक एक्चुअली लोकेटेड इन द तिपिटक? तो जैसे आप ये चार्ट में देख सकते हैं, तिपिटक के सुत्त पीटक में, तो तिपिटक मतलब 3 पीटक्स, 3 बास्केट्स। जो विनय पीटक है, सुत्त पीटक है और अभिधम्म पीटक है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे येलो कलर में। तो त्रिपिटक के सुत्त पीटक में खुद्दक निकाय बुक जो है उसमें जातक पारी पठमो भागो, पठमो भागो इज द फर्स्ट वॉल्यूम। और इसमें एक निपातो चैप्टर, निपातो इज अ चैप्टर। और उसमें अब तक के हमने अपन्नक वग्गो देखा, फर्स्ट वाला। जो अपन्नक वग्गो था उसमें 10 जातक्स थे, वो हमने अभी तक के देखे हैं। अभी हम एक निपातो में सील वग्गो ग्रुप में है, विच इज द सेकेंड सेकेंड इज द सील वग्ग ग्रुप बेसिकली। एंड सेकेंड में हमने लास्ट टाइम लखन मिग जातक देखी, और इस बार हम 12th जातक, हमारी 12th जातक देख रहे हैं, निग्रोध मिग जातक। ओके, so let me share with you now the word document. Okay, so before we start, हम अभी नमो तस्स कहते हैं 3 बार। तो सब लोग अपने हाथ जोड़ ले, आग बंद करें, and if you want you can turn on your videos now. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। तो जैसे हमने पहले भी जातक का लोकेशन डिस्कस किया, त्रिपिटक के सुत्त पीटक में खुद्दक निकाय बुक जातक पाई पठमो भागो में एक निपातो चैप्टर का सील वग्ग ग्रुप, द सेकेंड ग्रुप सील वग्ग ग्रुप, उसमें 12th जातक है निग्रोध मिग जातक। यानी सील वग्ग ग्रुप की एक्चुअली सेकेंड जातक है, बट हमारी 12th जातक है। तो यहाँ पे और हमें एक्स्ट्रा पता चलता है कि इसका जो वर्णन है, बैकग्राउंड स्टोरी, वो अट्ट कथा जिसे कहते हैं,
ये हमें मिलता है निग्रोध मिग जातक वर्णना में. So again, Nigrodha is a banyan tree and Miga is a deer, Mriga. So ये वाली जातक किसने बताई हमें? तो as always, the blessed one while he was dwelling at Jetvan. So the master, the Buddha, gave us this jatak. He told this jatak to us. Place is Jetvana Savatthi. Jetvana Vihar Savatthi. Now about, so this jatak is about mother of Bhante named Prince Kassapa. तो बैकग्राउंड स्टोरी में हमें इनके बारे में और पता चलता है. सो अभी इसकी बैकग्राउंड स्टोरी एक्चुअली बहुत लंबी है, तो मैंने इसे कंसाइज वे में यहाँ पे पुट करने का ट्राई किया है. और the situation or the incident is, we learn the daughter of a wealthy merchant of Rajgaha took no joy in a worldly life, but yearned to renounce the world, sure in hopes of winning arhatship. She repeatedly asked her parents to allow her to become a bhikkhuni, but they did not permit her and she failed to get their consent. Then she thought she would gain her husband's consent later when she is married into another family. So it happened. After getting married, she conceived a child of whom she was unaware. Then, on a festive holiday declared in the city, she had a discussion about the foulness of the body with her husband, which was why she had not adorned herself on a festive day. Okay, so यहाँ तक कि हमें पता चलता है कि राजगृह में एक बहुत धनाढ्य, एक बहुत श्रीमंत ऐसा वाणिज्य था, यानी मर्चेंट था, ट्रेडर था, और उसकी एक बेटी थी जिसको ये पूरे जो वर्ल्डली प्लेजर्स है और जो दुनिया के जो ऐसे मतलब बाहरी सुख है, उसके लिए उसको कोई वो पाने की कोई ज्यादा इच्छा नहीं थी. उसको इच्छा थी जग को त्याग करके भिक्खुनी बन के अरहत बनने की इच्छा थी उसकी. तो उसने क्या किया, उसने अपने पेरेंट्स को बहुत बार पूछा कि वो भिक्खुनी बन सकती है क्या, लेकिन उन्होंने उसे आज्ञा नहीं दी. तो फिर हमको दिखता है कि वो ऐसे सोचती है इसके बाद कि अगर उसके पेरेंट्स उसको आज्ञा नहीं दे रहे हैं तो वो आगे जाके जब उसकी शादी हो जाएगी तो अपने हस्बैंड से वो आज्ञा लेगी और फिर ऐसे भिक्खुनी बन जाएगी. तो ऐसा ही होता है जब उसकी शादी होती है, तो वो ऐसा करने का सोचती है जो होता है. लेकिन एक थोड़ा सा ट्विस्ट है यहाँ पे कि शादी करने के बाद वो उसे चाइल्ड कंसीव होता है, यानी वो गर्भवती होती है लेकिन उसे पता नहीं होता है तब तक के कि वो गर्भवती हो गई. तो ऐसे तब राजगृह सिटी में एक ऐसे बहुत फेस्टिव सीजन रहता है, फेस्टिव हॉलीडे एक दिन रहता है और पूरा सिटी को ऐसे डेकोरेट करते हैं वो बहुत अच्छी तरह से, सब लोग सेलिब्रेट करते रहते हैं. तो ऐसे एक ओकेजन पे उसके हस्बैंड से जो बॉडी कितनी फाउल है, यानी खराब है, वेस्ट से ही बनी है और वेस्ट ही निकलते रहता है बॉडी से हर बार. तो उस रिलेशन में बात होती है उसके हस्बैंड से, और इसलिए वो बोलती है कि इसीलिए मैंने खुद को ऐसे सजाया ढजाया नहीं है, भले ही फेस्टिव डे है फिर भी, भले ही त्योहार है, मैंने सजाया नहीं है इसलिए खुद को, क्योंकि ये बॉडी आफ्टर ऑल एक बहुत दुर्गंध और गंदगी से भरा हुआ एक एरिया है और एक ऐसे लोकेशन है बेसिकली. After the discussion, she gained the consent of her husband and he went on to have his wife be admitted as a bhikkhuni, but of the following of Bhante Devdatta. She was filled with joy until her fellow bhikkhunis came to know of her pregnancy from signs that started to become visible now. The bhikkhunis brought this to Bhante Devdatta's attention.
Without further investigation of whether this child is from before her admission as bhikkhuni or not, on grounds of immorality, he deemed right to expel this bhikkhuni out of his sangha. तो अभी क्या हो जाता है, उनके डिस्कशन के बाद, हस्बैंड वाइफ के डिस्कशन के बाद, उसके हस्बैंड उसको कंसेंट दे देते हैं कि वो जाके भिक्खुनी बन सकती है। और तो वो हस्बैंड क्या करता है कि बहुत सेलिब्रेट करके संघ को बहुत ऑफरिंग वगैरह देने के बाद में वो अपनी वाइफ को भिक्खुनी बोल के एडमिट कराने लेके जाता है। लेकिन वो जो पर्टिकुलर संघ रहता है जहाँ पे वो एडमिट होती है, तो वो संघ इज लेड बाय भंते देवदत्त, यानी उनके फॉलोइंग वाला संघ रहता है। तो वैसे तो वो बहुत खुश रहती है कि उसको जो कब से बनना था भिक्खुनी, वो फाइनली अभी बन गई है, तो वो बहुत खुश रहती है उसके लिए। लेकिन उसकी खुशी तब तक के रहती है जब तक के जो उसके फेलो भिक्खुनीज है, उसके साथ जो वहाँ पे मेडिटेशन करते हैं, वो ननरी में, वो भिक्खुनी विहार में, उन्हें धीरे धीरे उसके बॉडी पर से साइंस दिखने लग जाते हैं कि जिससे पता चलता है कि शायद ये प्रेग्नेंट है। तो जैसे उसका पेट बढ़ने लगता है धीरे धीरे, शी पुट्स ऑन वेट, तो वो दिखने लग जाता है। और ये देख के सब भिक्खुनी जाते हैं भंते देवदत्त के पास और उनसे पूछते हैं कि ये ऐसा ऐसा मैटर है, दिस इज द मैटर, ऐसा हो रहा है, तो अभी क्या करना चाहिए। तो भंते देवदत्त को सब बताते हैं ऐसा। और भंते देवदत्त वो ज्यादा खोज नहीं करते उस चीज पर, यानी ज्यादा ढूंढते नहीं है कि ये जो बच्चा है, जो ये बच्चा, वो पर्टिकुलर भिक्खुनी ने जब एडमिशन, यानी वो वुमेन ने जब एडमिशन ली संघ में एज अ भिक्खुनी, उसके पहले हुआ है वो बच्चा कंसीव कि उसके बाद हुआ है। क्योंकि उसके पहले हुआ है तो देयर इज नथिंग टू वरी, उसके बाद नहीं होना चाहिए, नहीं तो सील ब्रेक होता है ना। तो ऐसे भंते देवदत्त ज्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं, ज्यादा जांच पड़ताल नहीं करते हैं, और सिर्फ ये सोच के कि ये सील के खिलाफ है, ये बराबर नहीं है, उनको लगता है कि ये बेटर रहेगा कि वो पर्टिकुलर भिक्खुनी को संघ के बाहर खदेड़ दिया जाए, ऑर्डर के बाहर निकाल दिया जाए। However, the woman insisted to the bhikkhunis to be taken to the Buddha. So the bhikkhunis traveled 45 leagues, pancha chattalis yojanikam. तो ये पाली वर्ड यहाँ पे पता चलता है हमें। तो travel 45 leagues from Rajgah to Jetwan, where the Buddha was currently dwelling, and laid the matter before him. Okay. So यहाँ पे वो जो भिक्खुनी रहती है वो फिर भी बोलती है कि दूसरे फेलो भिक्खुनियों को बोलती है कि आप मुझे प्लीज बुद्धा के पास लेके चलो, क्योंकि मैंने अपने जो वाउज है, जो मैंने संघ ज्वाइन किया है, वो बुद्धा को ध्यान में रख के ज्वाइन किया है, तो आप यानी उन्हें वो प्रॉपर जस्टिस देंगे, तो उनके पास ले चलो मुझे। तो बाकी भिक्खुनी जैसे मानते हैं वो चीज, और वो 45 लीग्स ट्रैवल करते हैं। तो ये हमें पता चलता है कि वहां उस टाइम पे एक डिस्टेंस का मेजरमेंट भी था, जिसे लीग्स बोला है यहाँ पे, विच इज योजना इन पाली, योजना। तो 45 योजना ट्रैवल करते हैं वो। और हमें और एक बात पता चलती है कि राजगृह से जेतवन वो ट्रैवल कर रहे हैं, और इन दोनों जगह के बीच का डिस्टेंस 45 लीग्स है। तो पंच यानी 5 और 44 यानी 40, सो पंच 44 45 योजना, ऐसा पाली वर्ड है ये। तो उस टाइम पे बुद्धा जेतवन में थे, और वो सारी भिक्खुनियां राजगृह तो जेतवन ट्रैवल करते हैं अभी, और वहां पे बुद्धा के सामने वो मैटर प्रस्तुत करते हैं और बोलते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो अभी क्या करना चाहिए, आप हमें गाइड करो। The Buddha, though already knowing the truth, thought it was most appropriate to clear this matter off in front of everyone.
तो अभी बुद्धा को तो सब ट्रुथ ऑलरेडी पता था, यानी वो सेंस करते थे उस टाइम, यानी चेतोपरिच्य ज्ञान जो विद्या वगैरह थी उनके पास ऑलरेडी इससे भी कई ज्यादा थी, तो उससे उन्हें पता था कि एक्चुअल ट्रुथ क्या है। और वो जानते हुए भी उनको लगा कि बेस्ट ये रहेगा कि आगे जाके कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि देवदत्त ने तो भिक्खुनी को निकाल दिया लेकिन फिर बुद्ध ने क्यों रखा, ऐसे जो छोटे क्वेश्चंस रहते हैं वो नहीं आने चाहिए करके उन्होंने सोचा कि ये मैटर सबके सामने क्लियर होना चाहिए. So he sent for Pasendi king of Kosala, the elder and the younger Anathapindaka, Lady Visakha, the great lay disciple, and other well-known personages, and expressed to Upali Ther to clear this matter in the presence of the four classes of his disciples. तो बुद्ध ने नेक्स्ट डे मॉर्निंग आमंत्रण देते हैं बेसिकली कि पसेंदी राजा जो कोसल का किंग है, उसे आमंत्रण देते हैं. फिर अनाथ पिंडक, बड़ा वाला और छोटा वाला अनाथ पिंडक को आमंत्रण देते हैं. फिर लेडी विशाखा जो फीमेल उपासक है और शी इज अ ग्रेट ले डिसाइपल, उसे आमंत्रण देते हैं. और भी वहाँ के जाने माने जो लोग थे, वो एरिया के सावथी एरिया के, उन्हें आमंत्रण देते हैं और उन्हें बोलते हैं कि आप कल आइए और जो भी है ये मैटर सॉल्व करने के लिए. और उपाली थेर को बोलते हैं कि इन चारों के प्रेजेंस में, ये चारों की उपस्थिति में आप ये मैटर क्लियर करें, जो न्यू भिक्खुनी के साथ जो भी इंसिडेंट है वो वाला. Lady Visakha was to compute in sight of the king whether the woman conceived before or since that precise date she joined the Sangha. This investigation proved that the woman indeed conceived before she was admitted into the Sangha and was proclaimed innocent before all the assembly. The Bhikkhuni respectfully saluted the Buddha and the Sangha and returned to her own or original vihar. तो उपाली थेर जब ये बोलते हैं, वो विशाखा को बुलाते हैं और बोलते हैं कि विशाखा राजा की प्रस्तुति में वो इन्वेस्टिगेट करेगी कि वो जो औरत है यानी जो अभी भिक्खुनी बनी है उसने कंसीव कब किया वो चाइल्ड, आफ्टर भिक्खुनी बनने के बाद किया, यानी जब उसने संघ जब ज्वाइन किया उसके बाद किया, या उस दिन किया, कि उसके पहले का है वो बच्चा. तो ऐसे विशाखा वो इन्वेस्टिगेशन करती है और उसमें पता चलता है कि वो भिक्खुनी, न्यूली एडमिटेड भिक्खुनी वो इनोसेंट है, यानी वो बच्चा पहले कंसीव हुआ था उसके भिक्खुनी बनने के. और ये जो डिसीजन निकलता है उसका फाइनली, तो उसके बाद भिक्खुनी बुद्धा को और संघ को, जेतवन के संघ को बहुत रिस्पेक्टफुली ऐसे नमन करती है, वंदन करती है और वो अपने राजगृह के विहार में जाती है, राजगृह के ननरी में, भिक्खुनी विहार. Then when the time had come, she gave birth to a strong-spirited baby boy for whom she had prayed at the feet of Buddha Padmuttara ages ago. One day, while the king was passing by the Bhikkhuni Vihara, he heard an infant's cry, and when he asked, he came to know the facts that the cry belonged to the child the young Bhikkhuni had recently given birth to. Believing that taking care of children is a distraction of a Bhikkhuni's spiritual life, the king ordered to bring the child to his family to raise him up as a prince and named him Kassapa. Prince Kassapa, since he was brought up like a prince. तो अभी क्या होता है, ऐसे ही जैसे टाइम जाता है, वो भिक्खुनी एक लड़के को जन्म देती है जो पहले से ही बहुत प्रभावशाली और ऐसे रहता है. इस बारे में वो बुद्ध पद्मुत्तर के पास में वो भिक्खुनी ने पहले कोई अपने जन्मों में प्रे किया रहता है, ऐसा लड़का उसे हो करके. तो एक दिन क्या होता है, वहां का किंग है वो भिक्खुनी विहार के बाजू से ऐसे जाते रहता है और उसे एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई आती है. तो
जब वो पूछता है कि ये किसकी आवाज है तो उसे पता चलता है कि ये वही बच्चा है जिसने जो वो भिक्खुनी ने अभी अभी जन्म दिया है, जिसे वही बच्चा है ये। तो तो वो ये सोचता है कि स्पिरिचुअल लाइफ में यानी गृह त्याग करने के बाद में जब भिक्खुनी अपना पूरा टाइम ध्यान में विपස්සना करने में बिताती है और ऐसे वो अपने स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ती है, तो ऐसे टाइम पे अगर बच्चे का केयर लेना रहा तो वो एक अड़थड़ा जैसे रहता है, क्योंकि उसे उधर टाइम देना पड़ता है देन मेडिटेशन एंड विपස්සना। तो ऐसे से वो किंग क्या बोलता है कि वो बोलता है वो पर्टिकुलर बच्चे को वो लेके जाएगा अपने फैमिली के यहाँ पे और उसे वहां पे बड़ा करेगा। तो वैसा होता है और वो वहां पे बड़ा करता है वो बच्चे को और उसको नाम देता है कश्यप। पर यहाँ पे प्रिंस कश्यप बोला है क्योंकि उसे बड़ा एक प्रिंस जैसे करते हैं वो लोग, इसलिए। At the age of 7, Prince Kassapa was admitted as a novice, samana, पाली में पबज्जित हुआ, ऐसे बोला है, under the Buddha and then ordained as a bhikkhu, upasampadam, when he was old enough. तो 7 years का जब था प्रिंस कश्यप, उसे समन बोल के लिया गया संघ में, और उसके बाद में वो और थोड़ा बड़ा हुआ तो उसे भिक्खु बोल के उसे उपसंपदा दी गई। He was declared foremost in eloquence. Eloquence is fluent or persuasive speaking, यानी पूरा क्लियर माइंडसेट है किसी का तो वो कितना अच्छी से किसी को एक्सप्लेन करेगा और कितना सहजपने से एक्सप्लेन करेगा, तो उसे एलोक्वेंस बोला है। He was declared foremost in eloquence among Buddha's disciples. तो वो सबसे अग्र बोला गया उसे, अग्र यानी फॉरमोस्ट, सबसे आगे, अग्र बोला है एलोक्वेंस में, इसने बुद्धा ने बोला है। एतदग्गं भिक्खवे मम सावकानं भिक्खूनं चित्तकथिकानं। तो एलोक्वेंस को यहाँ पे चित्तकथिकानं बोला है पाली में। यदिदं कुमार कश्यपो, यानी कुमार कश्यपो चित्तकथिकानं में सबसे अग्र है, बुद्धा ने ऐसा बोला था। Afterwards, by virtue of the Vamika Sutta, he won Arhatship. तो आगे में वामिका सूत्र सुनने के बाद वो अरंत बन गए, प्रिंस कश्यप। So too his mother grew to clear vision and won the supreme fruit, Arhat Phala, Vipassanam Vaddetva Aggaphalam Patta. The Aggaphalam is supreme, यानी अरहत, सबसे फॉरमोस्ट वाला फ्रूट मिला, पत्ता यानी प्राप्त हुआ, तो विच इज अरहत फल। इसे हुआ तो जो प्रिंस कश्यप है उसकी जो मदर थी, उसकी माता, वो विपස්සना में वड्डेत्वा, विपස්සना मध्ये अजून तप करून वाढून त्यांना अरहत फलची प्राप्ती झाली. Then one day the Tathagat, on return from his alms round, which is Pindapat in Pali, addressed the monks and returned to his perfume chamber, Gandhakuti. In the evening, the monks gathered or assembled again in the Dhamma Sabha and were praising the virtues of the Buddha, Buddha Gune, saying Gunakathaya. Okay, so एक दिन फिर तथागत पिंडपात यानी जो भिक्षा मांगते हैं वो करने के बाद वापस लौटे, कहाँ पे, अपने गंधकुटी में, यानी उनके रहने के स्थान को गंधकुटी बोला है, चेतवन विहार सावथी में। और गंधकुटी यानी गंध यानी परफ्यूम और कुटी यानी चेम्बर। तो वो वहां पे पिंडपात करने के बाद वहां लौटे, वो भिक्खु लोगों से उन्हें एड्रेस करके वो वहां अपने गंधकुटी में लौटे। और इवनिंग में जब सारे भिक्खु धम्म सभा में गैदर हुए, जमा हुए, और वहां पे वो क्या कर रहे थे, तो बुद्ध गुणे प्रेज कर रहे थे, बुद्ध के गुण को, सेइंग गुण कथाय, और वो गुण को
कह रहे थे, यानी सारे बुद्ध के गुणों को कह रहे थे, वर्च्यूज ऑफ द बुद्धा के बारे में बात कर रहे थे। तो उन्होंने क्या कहा, द ऑल एनलाइटेंड बुद्धा बीइंग द लॉर्ड ऑफ ट्रूथ धम्मराजताय, लॉर्ड ऑफ ट्रूथ धम्मराजताय बोला है पाली में, एंड बीइंग परफेक्ट इन चैरिटी लव एंड पिटी। तो यहाँ पे चैरिटी लव एंड पिटी को पाली में उन्होंने कहा है खंती मेत्तानुदय संपत्तिया। तो खंती प्लस मेत्ता प्लस दया का कलेक्शन, it is obtained, achieved, sampattiya. So the all enlightened Buddha, being Lord of Truth and being perfect in charity, love and pity, has proved the salvation of Prince Kassapather and his reverend mother. तो वो क्या बात कर रहे थे कि बुद्धा जो जैसे वो धम्मराज है, यानी धम्म के ट्रुथ के राजा है, धम्म राजा, एंड और जिस तरह से वो चैरिटी यानी दान करने में, मेत्ता में, लविंग काइंडनेस में, फिर करुणा में, और पेशेंस में भी, जैसे वो पूरे संपूर्ण है ये सब चीजों में और दूसरे चीजों में भी, तो उस वजह से उन्होंने प्रिंस कश्यपथेर और उनकी जो पूजनीय माता है उनके वो सेवियर रहे, सैल्वेशन यानी उनके सेवियर रहे बुद्धा। The Buddha entered the hall and asked the theme of discussion. Upon hearing the monk's reply, he said, "This is not the first time that the Tathagat has proved the salvation and refuge of these two. He was the same to them in the past also." तो उसी टाइम पे धम्म सभा में बुद्धा आते हैं, एंटर करते हैं और वो पूछते हैं सब भिक्खु को कि किस बारे में बात चल रही है। तो भिक्खु बताते हैं कि आप ही के वर्च्यूज के बारे में बात चल रही है, आपके गुणों के बारे में बात चल रही है, और उन्हें वो टॉपिक भी बताते हैं, थीम बताते हैं। तो वो सुनने के बाद बुद्धा कहते हैं कि ये पहली बार नहीं है कि मैंने इन दोनों को बचाया है, इन दोनों का सेवियर बना हूं, बट ये पहले भी हो चुका है, ऐसा पहले भी हुआ है। So to this, when the monks asked the Buddha to explain the above, that is the time when Buddha starts with the Jatak story. Okay, so the time is when the monks asked the Buddha to explain the above, the Buddha then continues with the story of the past to reveal and make clear what had been concealed from them. तो क्योंकि उन्हें ये समझता नहीं है कि वो पहले भी ऐसे कैसे रह चुके हैं, प्रिंस कश्यपथेर और उनकी पूजनीय माता के लिए ऐसे कैसे रह चुके हैं, तो वो क्लैरिफाई करने के लिए भिक्खु पूछते हैं बुद्धा को कि आप हमें एक्सप्लेन करेंगे क्या, और ऐसे ही फिर बुद्धा कंटिन्यू करते हैं जातक स्टोरी के साथ में, जो उनसे अभी तक के छुपी हुई थी। So it was preached or delivered to, it was given to the monks, the bhikkhus present in the Dhamma Sabha at that time. तो ये उन्हें उन भिक्खुओं को दी गई जो उस टाइम पे धम्म सभा में थे, जेतवन विहार सावथी में। We will go to our textbook now. Okay, तर आपण आता टेक्स्टबुक कडे चाललो आहो. आपली ही 12th जातक किंग बॅनियन डिअर, which is mainly on compassion, तर करुणा वरती आहे, है ना. आणि ही त्यावेळेसची गोष्ट आहे जेव्हा बनारस मध्ये ब्रह्मदत्त किंग राज करत होते. ठीक आहे, तर आपण असं मिक्स्ड म्हणू. ओके सान्वी, लाईक इंग्लिश, हिंदी, मराठी थोडं मिक्स. ओके, तर ओके, लेट्स स्टार्ट देन विथ द टेक्स्ट बुक. जातक 12, किंग बॅनियन डिअर. So once upon a time, an unusual and beautiful deer was born in the forest near Benares in northern India. Although he was as big as a young colt, it was easy for his mother to give birth to him. When he opened his eyes, they were as bright as sparkling jewels. His mouth was as red as the reddest forest berries. His hoofs were as black as polished coal. His little horns glistened like silver, and his color was golden like the perfect summer's dawn. As he grew up,
a herd of 500 deer gathered around him and he became known as King Banyan Deer. तो यहाँ पे डिस्क्राइब किया है कि वो डियर एग्जैक्टली कैसा था। तो ये उस टाइम की बात है कि एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही देखनीय ऐसा डियर जो फॉरेस्ट थे बनारस के पास में, वहां पे नॉर्दर्न इंडिया में, यानी बनारस का मतलब, तो वहां पे वो बहुत ही सुंदर डियर ऐसा बॉर्न हुआ था। वो बड़ा था साइज में, लेकिन उसकी माँ ने उसे बहुत सहज इससे जन्म दिया था, बड़ा होने के बावजूद। तो वो बचपन से ही थोड़ा बड़ा था साइज में। और जैसे उसने अपनी आंखें खोली, उसकी आंखें ऐसी बड़ी थी, ऐसी चमकदार, ऐसी जैसे कि कुछ डायमंड जैसे ऐसे चमकते हुए थी। और यानी बहुत उसके बारे में डिस्क्राइब किया है कि वो कितना सुंदर था। उसका मुंह एकदम ऐसे लाल लाल था, और उसका उसके जो पैर के हूक्स थे, यानी वो कड़क वाला पार्ट जो होता है नीचे का, वो बहुत ऐसे काला और बहुत स्ट्रॉन्ग था ऐसे, और ऐसे शाइन वाला था। और उसके जो सींग थे तब छोटे होंगे, तो वो भी ऐसे बहुत शाइन कर रहे थे। और उसका पूरा जो फर था वो ऐसे गोल्डन था। तो और ऐसे वो ओवरऑल बहुत सुंदर दिखता था। तो क्या हुआ, जैसे वो बड़ा हुआ वैसे 500 लोग उसे फॉलो करने लगे, उसके साथ रहने लगे, और वो उसका हर्ड बन गया। और उन सब ने उसका नाम रख दिया, यानी ही केम टू बी नोन एज किंग बैनियन डियर। द किंग बैनियन डियर म्हणजे निग्रो द मिग, जे आपल्या जातकचं नाव आहे. Okay. So meanwhile, not far away, another beautiful buck deer was born, just as splendidly golden in color. In time, a separate herd of 500 deer came to follow him, and he was known as Branch Deer. तो वही पीरियड की बात है कि और एक ऐसा ही सुंदर डियर बॉर्न हुआ था, और वो वैसे ही ऐसे गोल्डन, और ऐसे उसका भी फर गोल्डन था, वो भी सुंदर था। और उसे कुछ दूसरा 500 डियर्स उसे फॉलो करने लग गए उसके साथ इकट्ठा होके, और उसे नाम दिया गया ब्रांच डियर। तो यहाँ पे पाली में बोला गया है ये नाम को साख मिग। साख मतलब शाखा, और मिग इज डियर, तो ब्रांच डियर वैसे बोला है, साख मिग। तो उसे 500 डियर का हर्ड मिला और वो उसे फॉलो करने लग गए, साख मिग को, मतलब ब्रांच डियर को। The king of Benares at that time was very fond of eating venison. Now, what is venison? Venison is deer meat, यानी deer का flesh पका के खाना ऐसे. So he regularly hunted and killed deer. Each time he hunted, he went to a different village and ordered the people to serve him. They had to stop what they were doing, whether plowing or harvesting or whatever, and work in the king's hunting party. तो उस टाइम पे जो किंग ऑफ बनारस था, वो किंग, उसे बहुत अच्छा लगता था मृग का मांस खाना, पका के मृग का मांस खाना उसे बहुत अच्छा लगता था। तो वो एवरी डे उसका हैबिट था वो, कि वो हंटिंग करता था, डियर को मारता था और फिर उसे पका के खाता था डिनर के लिए। तो जब भी उसे हंट करना रहता था, वो अलग अलग विलेज में जाके हंट करता था, और वहां के लोगों को बोलता था कि उसके हेल्प करो हंटिंग करने में। और वो लोगों को क्या होता था कि वो लोग अपना कुछ काम करते होते थे उस टाइम पे, कुछ खेती का काम करते होते थे, या कुछ बेचने का काम करते होते थे, या खोदने का काम करते, जो भी उनका डेली वर्क है वो वो करते करते वो बोलता था कि वो छोड़ के उसका हेल्प करो, सब डियर्स को, यानी पकड़ के मारने में और ऐसे किल करने में, हंट करने में, और उसे बाद में सर्व करने में। तो उन्हें वो सब छोड़ के किंग का हंटिंग पार्टी में पार्टिसिपेट करना पड़ता था। The people's lives were upset by these interruptions. They grew less crops and other businesses also had less income. So they came together and decided to build a large deer park for the king at Benares. There he could hunt by himself with no need to command the services of the villagers. तो वो लोग क्या सोचते हैं
कि अभी उन्हें जो उनका रेगुलर काम है जिससे उन्हें उपजीविका मिलती है, यानी वो काम वो करते हैं और उससे उन्हें पैसे मिलते हैं जिससे वो अपना पेट पालते हैं। तो वो सब काम छोड़ के उन्हें हंटिंग करनी पड़ती थी डियर की, तो उन्होंने क्या सोचा कि अपना सब काम छोड़-छोड़ के ये करने से बेटर है कि हम राजा को एक डियर पार्क बना के दे देते हैं बनारस में, और वो डियर पार्क में वो राजा खुद आ सकता है, वो डियर उधर ही रहेंगे सब के सब, और उन्हें किसी एक को मार के उसे पका के खा सकता है वो, और उसे हर बार हमारी हेल्प नहीं लगेगी, हमारी सर्विसेज नहीं लगेगी राजा को। तो ऐसे वो सोचते हैं। So the people built a deer park. They made ponds where the deer could drink and added trees and grasses for them to eat from. When it was ready, they opened the gate and went out into the nearby forest. They surrounded the entire herd of banyan and branch deer. Then, with sticks and weapons and noisemakers, they drove them all into the deer park trap and locked the gate behind them. तो अभी वो लोग ऐसा डियर पार्क बना लेते हैं, वहाँ पे पानी रखते हैं, झाड़ रखते हैं, पानी जिससे मृग पी सके, और झाड़ घास जो वो खा सके, ऐसा वो बना लेते हैं। और फिर क्या करते हैं, उसके दरवाजे खुले रख देते हैं और फिर वो जाते हैं फॉरेस्ट में। फॉरेस्ट में जाके वो जो दो चीफ डियर रहते हैं वहां पे, बैनियन डियर और ब्रांच डियर, तो उनका जो झुंड रहता है बाकी मृग का, मतलब उनका पूरा हर्ड, दोनों का हर्ड वो घेर लेते हैं, और फिर लकड़ियों से, पत्थरों से, या कुछ औजारों से, या कुछ आवाज करके वो उन्हें डरा के उन्हें वहां से, फॉरेस्ट से भगाते हैं, और वो डर के क्या हो जाते हैं, वो जाते हैं डियर पार्क में और वहां पे वो अटक जाते हैं। और फिर वो क्या करते हैं, जो दरवाजे उन्होंने खुले रखे थे, उधर उधर से वो सारे डियर्स वो डियर पार्क में घुस जाते हैं, है ना। और फिर ये गांव वाले वो दरवाजों को बंद कर देते हैं उनके पीछे में, तो सारे डियर ट्रैप हो जाते हैं डियर पार्क में। After the deer had settled down, the people went to the king and said, "Our crops and income have suffered because of your hunting requirements. Now we have made you a pleasant, safe deer park where you can hunt by yourself as you like, with no need of our aid. You can enjoy both the hunting and the eating of deer." तो वो सब लोग जाते हैं गांव वाले, और जाके राजा को भी ये बताते हैं कि आप जो पहले हमें हंटिंग करने के लिए सहायता मांगते थे, उस वजह से हमारी जो इनकम है, हमें जो पैसा मिलता है, और हमारी जो क्रॉप्स है, हमारे जो खेती बाड़ी का जो भी काम है, वो बहुत उन्हें अफेक्ट हुआ है, क्योंकि हम वो सब छोड़ के आपकी हेल्प करते थे। तो हमने आपके लिए डियर पार्क बनाया जहाँ पे आप जाके हंट कर सकते हो और डियर को खा सकते हो, तो आपको हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो जाके किंग को ये बताते हैं। The king went to the new deer park. There he was pleased to see the vast herds. While watching them, his eye was caught by the two magnificent gold deer with large, fully grown antlers. Because he admired their unusual beauty, the king granted immunity to these two alone. He ordered that they should be completely safe. No one could harm or kill them. तो वो किंग विजिट करता है डियर पार्क को फिर, और वो जाके देखता है कि उसे बहुत अच्छा लगता है वो पार्क, और वहां पे इतने सारे डियर्स होते हैं तो खुश हो जाता है। और फिर वो ऐसे देखते देखते उसे अम, दो गोल्डन डियर दिखते हैं, यानी कौन, ब्रांच डियर और किंग बैनियन डियर, ये दोनों गोल्डन फर के थे, है ना। तो वो दिखते हैं, और उनके ऐसे जो सींग होते हैं, एंटलर्स यानी उनके सींग, तो वो बहुत ऐसे फुल ग्रोन रहते थे, यानी वो बहुत सुंदर रहते हैं ना। तो उसे वो किंग को देख के बहुत अच्छा लगता है, उनकी सुंदरता और उनका गोल्डन फर वगैरह, और वो बोलता है कि ये दोनों डियर्स को कोई कुछ नहीं करेगा, कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा। तो ग्रांटेड इम्यूनिटी यानी उन्हें कोई किल नहीं करेगा, कोई हंट नहीं करेगा। तो ऐसे कह के वो बोलता है कि ये दोनों हमेशा सेफ रहेंगे, कोई उन्हें हार्म या किल नहीं करेगा। Once a day, the king would come and kill a deer for his dinner table. Sometimes, when he was too busy, the royal cook would do this. The body would then be brought to the chopping block to be butchered for the oven.
Whenever the deer saw the bow and arrows, they went into a panic, trembling for their lives. They ran around wildly, some being injured and some wounded, many suffering great pain. तो अभी क्या होता है, किंग ऐसे ही रोज आता है और एक डियर को मार के उसके शाम के खाने के लिए उसका हमेशा का वो ऐसा प्रोग्राम रहता है। कभी कभी जब वो बिजी रहता है तो उसका जो रसोई है तो वो आता है और वो अ, उसके लिए एक मृग मारता है और उसे लेके जाता है मतलब पकाने के लिए। जब भी वो डियर बो और आरो को देखते थे जिससे वो किंग और वो रॉयल कुक हंट करते थे वो डियर्स को, जैसे वो देखते थे वो वेपन्स, वो बहुत ऐसे डर जाते थे और ऐसे डर के मारे वो भागने लग जाते थे यहाँ वहां। तो ऐसे में क्या होता था कि कभी किसी को साइड से एरो लग रहा है तो वो मर नहीं रहा है लेकिन वो जख्मी हो रहा है। और ऐसे से उन्हें जो मरना है वो तो मरता था बट उसके अलावा बाकी लोग भी जख्मी होते थे और उन्हें बहुत पेन होता था वो जख्म का, है ना। One day, King Banyan Deer's herd gathered around him. He called Branch Deer, and the two herds joined for a meeting. King Banyan Deer addressed them. Although in the end, there is no escape from death, this needless suffering due to injuries and wounds can be prevented. Since the king only wishes the meat of one deer per day, let one be chosen by us each day to submit himself to the chopping block. One day from my herd and the next day from Branch Deer's herd. The victim's lot will fall to one deer at a time. तो यहाँ पे क्या होता है, बैनियन डियर, किंग बैनियन डियर के आजू बाजू में उसका हर्ड जाते हैं, यानी उसके 500 डियर उसके आजू बाजू में जाते हैं और बताते हैं कि ऐसा ऐसा होता है करके। जिसे मरना है वो डियर तो मरता है बट बाकी लोग भी इंजर हो जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं। तो किंग बैनियन डियर क्या करता है, वो ब्रांच डियर और उसके हर्ड को भी बुलाता है मीटिंग में और वो पूरे पूरे डियर के हर्ड्स को, यानी दोनों हर्ड्स को वो एड्रेस करता है, संबोधित करता है बोल के कि डेथ तो आनी ही है ना, यानी कोई ना कोई तो मरेगा ही, एवरी डे एक डियर मरने ही वाला है। तो उसके अलावा जो बाकी डियर सफर करते हैं, उन्हें जख्मी हो जाते हैं क्योंकि उन्हें साइड से बो और एरो से एरो छू के निकल जाता है। तो जो वो जख्मी होते हैं वो तो भी हम रोक सकते हैं। कैसे करके, किंग को तो सिर्फ एक ही डियर का मीट चाहिए एक दिन में, है ना। तो हम ही आपस में डिसाइड करेंगे कि वो एक कौन होगा और वो एक विलिंगली जाएगा, खुद से जाएगा और खुद को सौंप देगा मारने के लिए। तो ऐसे से क्या होगा, एक जिसे मरना है वो मरेगा और बाकी सब तो भी जख्मी नहीं होंगे और वो कम से कम उतना टाइम जितना जी रहे हैं उतना अच्छी से जी पाएंगे, बिना कोई पेन के, बिना कोई सफरिंग के, बिना कोई जख्म के। और ऐसे वो जब जिसे मरना है, जैसे डिसाइड हुआ कि ये डियर जाने वाला है आज, तो वो डियर बराबर जाएगा जहाँ पे वो एग्जीक्यूशन का जगह है, चॉपिंग ब्लॉक है, और वहां पे खुद को सबमिट करेगा। तो एक दिन एक डियर जाएगा मेरे हर्ड से और एक दिन जाएगा एक डियर ब्रांच डियर के हर्ड से। तो एक एक करके ऐसा डियर जाते रहेंगे ऑल्टरनेटिंग वे में, कि एक बार बैनियन किंग बैनियन डियर के हर्ड से और दूसरी बार ब्रांच डियर के हर्ड से। Branch Deer agreed. From then on, the one whose turn it was meekly surrendered himself and laid his neck on the block. The cook came each day, simply killed the waiting victim and prepared the king's venison. तो ब्रांच डियर इसे वो मानता है, इस बात को सभी मानते हैं। और उसके बाद कैसे हो जाता है कि हर एक बार एक एक डियर जाता है और खुद को वहां पे मारने के लिए वो जाता है वहां पे, कि कुक आएगा और उसे मारेगा। तो कुक वैसे ही करता है, वो आता है और जो रुका हुआ डियर रहता है वहां पे, जो मरने के लिए रुका रहता है उसे मारता है वो, और किंग का खाना बनाता है। नाउ one day the turn fell by chance on a pregnant doe in
in Branch Deer's herd. Caring for the others as well as herself and the unborn one, she went to the Branch Deer and said, "My lord, I am pregnant. Grant that I may live until I have delivered my fawn. Then we will fill 2 turns rather than just one. This will save a turn and thereby a single life for one long day." तो एक बार क्या हो जाता है कि मरने का चांस आता है एक गर्भवती माँ पे, यानी डो यानी फीमेल डियर, तो और वो रहती है प्रेग्नेंट, तो उस पे ऐसे टर्न आता है और वो डो रहती है ब्रांच डियर के हर्ड की, ब्रांच डियर के झुंड की। तो वो खुद के बारे में भी सोचती है, जो बच्चा पैदा नहीं हुआ, जो फॉन उसका पैदा नहीं हुआ, उसके बारे में भी सोचती है, और ये सब सोच के और बाकी लोगों के भी, यानी बाकी हर्ड के बारे में भी सोचती है, और ऐसे सोच के वो ब्रांच डियर के पास जाती है और वो ये हाइलाइटेड पार्ट बोलती है ब्रांच डियर को अम, कि वो बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और आप ऐसा अम, आप मुझे ऐसा अलाउ करो कि अ, जब तक कि मैं अपने बच्चे को डिलीवर नहीं करूंगी, यानी जब मेरा बच्चा जब तक कि पैदा नहीं होता तब तक के मुझे जीने दो। इससे क्या होगा कि अ, अभी जो मैं जाऊंगी और एक डियर उसे चाहिए और मुझे मारेगा, तो मैं मरूंगी और बच्चा भी मरेगा, तो 2 लाइफ्स मर रही है एक्चुअली, है ना? तो अगर उसे इम्यूनिटी दी उतने टाइम तक के जब तक कि वो बच्चा डिलीवर नहीं होता उसका, तो अभी तो जब बच्चा डिलीवर होगा तब वो एक टर्न के लिए जा सकती है और उसका बच्चा दूसरे टर्न के लिए जा सकता है। तो वैसे भी वो झुंड थोड़ा वो हर्ड, ब्रांच डियर का हर्ड थोड़ा ग्रो हो जाएगा एक डियर से। ऐसे से एटलीस्ट एक डियर की लाइफ पूरे एक दिन के लिए तो भी बच जाएगी। Branch deer replied, "No, no, I cannot change the rules in midstream and put your turn upon another. The pregnancy is yours, the babe is your responsibility. Now leave me." तो ब्रांच डियर कैसे अप्रोच करते हैं इस चीज को? वो बोलते कि नहीं, मैं ऐसे बीच में तुम्हारे लिए रूल्स नहीं चेंज कर सकता। तुम्हारी प्रेगनेंसी है तो तुम अपने बच्चे का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो, मैं कुछ रूल्स नहीं चेंज करने वाला, और तुम्हारा टर्न मैं किसी और को नहीं देने वाला, तुम्हें ही जाना पड़ेगा, तो अभी तुम निकलो यहाँ से। Having failed with Branch Deer, the poor mother doe went to King Banyan Deer and explained her plight. He replied gently, "Go in peace. I will change the rules in midstream and put your turn upon another." तो अभी क्या होता है कि वो मदर डो जो रहती है, वो ब्रांच डियर तो नहीं मानता, तो वो किंग बैनियन डियर के पास जाती है और वो अपनी व्यथा सुनाती है, और उसका बताती है पूरा। तो अभी किंग बैनियन डियर क्या अप्रोच लेता है ना? तो वो क्या बोलता है कि तुम शांति से जाओ, मैं रूल्स बदलता हूँ अभी, कोई बात नहीं, तुम शांति से जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, और तुम्हारा टर्न इस बार कोई और ले लेगा, सो डोंट वरी। तो बहुत आउट ऑफ कंपैशन, आउट ऑफ करुणा और बहुत मेत्ता और ये सब, इससे किंग बैनियन डियर ने ये चीज को अप्रोच किया। And the deer king went to the executioner's block and laid down his own golden neck upon it. तो क्या करते हैं वो डियर किंग यानी किंग बैनियन डियर, वो खुद जाते हैं, इंस्टेड ऑफ दैट मदर डो वो खुद जाते हैं, और वो जो एग्जीक्यूशन ब्लॉक है वहां खुद अपना सिर रख देते हैं। A silence fell in the deer park, and some who tell the story even say that silence also fell in other worlds not seen from here. तो जब ऐसा होता है, क्योंकि वो तो किंग बैनियन डियर है और उनका गोल्डन फर और वो सब देख के, उनकी ब्यूटी देख के किंग जो बनारस का किंग है वो उन्हें इम्यूनिटी देता है ना? वो कहता है कि इन्हें कोई मारेगा नहीं और हार्म नहीं करेगा।
लेकिन जब वो जाते हैं और वो ब्लॉक पे खुद का गोल्डन नेक वहां रख देते हैं कि इस बार अ, उसका अ, उसका टर्न है और उसे मारना चाहिए, ये सोच के वो खुद जाते हैं और अम, ऐसे वो टाइम पे ऐसा होता है कि पूरे डियर पार्क में ऐसे एकदम शांत होता है पूरा डियर पार्क, कि किसी को पता नहीं कि कैसे क्या हो रहा है ना। और सिर्फ डियर पार्क ही नहीं, लेकिन दूसरे दुनिया भी, दूसरे जग भी जो दिखाई नहीं देते हैं, अम, वो भी एकदम, वहां पे भी एकदम शांति हो गई, एकदम साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस जैसे। Soon the royal cook came to kill the willing victim on the block, but when he saw it was one of the two golden deer the king had ordered spared, he was afraid to kill him. So he went and told the king of Benares. So जब रसोइया आता है वहां पे, शाही रसोइया, और वो देखता है कि जो वहां पे रुका है, जो विक्टिम है, उसे मारने के लिए वो देखता है, तो इस बार देखता है कि गोल्डन डियर है वहां पे, और उसे तो पता है कि वो गोल्डन डियर को किंग ने बख्श दिया था, उसे मारने नहीं वाला था किंग, और उसे हार्म भी नहीं करना था और किसी को भी करने को मना किया था। तो वो ये देख के एकदम चौंक जाता है कि गोल्डन डियर वहां पे है, और वो जाता है सीधा किंग के पास में, किंग ऑफ बनारस के पास में, कि अभी क्या करना चाहिए। The king was surprised, so he went to the park. He said to the golden deer, still lying on the block, "O king of deer, did I not promise to spare your life? What is the reason you come here like the others?" तो किंग जाता है खुद, और वो गोल्डन डियर से बात करता है, जो अभी भी वो एग्जीक्यूशन ब्लॉक पे है वो डियर, और बोलता है कि ओ किंग डियर, कि मैंने तुम्हें तो तुम्हारी जान बख्श दी थी पहले ही, तो फिर क्या रीजन है कि तुम यहाँ पे आए हो बाकी लोगों जैसे ऐसे मरने के लिए एग्जीक्यूशन ब्लॉक पे। King Banyan Deer replied, "O king of men, this time a pregnant doe was unlucky enough to be the one to die. She pleaded for me to spare her for the sake of others as well as her unborn baby and herself. I could not help but feel myself in her place and feel her suffering. I could not help but weep to think the little one would never see the dawn, would never taste the dew, and yet I could not force the pain of death on any another. Relieved to think it was not his turn today. So I could not force the pain of death on another, relieved to think it was not his turn today. So, mighty king, I offer my life for the sake of the doe and her unborn fawn. Be assured there is no other reason." तो किंग बेनियन डियर क्या बोलते हैं कि इस बार क्या हुआ, राजा, कि जो प्रेग्नेंट डो थी, यानी गर्भवती फीमेल डियर थी, अ, वो इस बार अनलकी हुई और उसका टर्न निकल गया मरने का। तो वो मेरे पास आई और मुझे उसने बहुत प्लीड किया, मुझे बहुत रिक्वेस्ट किया कि उसकी जान बख्श दी जाए इस बार। इसके लिए बाकी लोगों के लिए भी, उसके खुद के लिए भी, और उसके उसके बेटे के लिए भी, यानी उसके बच्चे के लिए भी जो अभी तक के पैदा नहीं हुआ। तो मैंने मतलब खुद को उसकी जगह में रख के सोचा, और मुझे बहुत बुरा लगा, और मुझे समझा कि वो किस दुख से गुजर रही है। और वीप यानी मतलब ही क्राइड, यानी बहुत बहुत ही बुरा लगा। तो दूसरे के लिए जब बुरा लगता है ना, दिस इज कॉल्ड करुणा, कंपैशन। टू थिंक द लिटिल वन वुड नेवर सी द डॉन, तो उसे बुरा किस बात से लगा कि वो जो छोटा बच्चा है, वो अगर जन्मेगा ही नहीं तो उसे ये दुनिया ही नहीं दिखेगी, उसे सुबह नहीं दिखेगा, उसे घास के ऊपर जो सुबह छोटे छोटे पानी के बूंद जमते हैं अर्ली मॉर्निंग, वो नहीं दिखेंगे, ड्यू जिसे कहते हैं। और मैं ऐसा भी नहीं कर सकता था कि उनका टर्न मैं किसी और के ऊपर डालूं, कोई और डियर के ऊपर डालूं, जो एक्चुअली खुद में सोच रहा होगा कि इस बार उसका टर्न नहीं है, तो वो एक दिन और जी सकता है। तो वो पेन, वो दर्द किसी और के ऊपर भी नहीं डाल सकता था। तो इसलिए मैं खुद का लाइफ यहाँ पे सैक्रिफाइस करने आया,
किसके लिए? वो डो के लिए और उसके बच्चे के लिए जो अभी तक के पैदा नहीं हुआ। तो आप निश्चिंत रहिए, इसके अलावा और कोई कारण नहीं है मेरे यहाँ आने का। The king of Benares was overwhelmed. Powerful as he was, a tear rolled down his cheek. Then he said, "O great Lord, the golden king of deer, even among human beings, I have not seen any such as you. Such great compassion to share in the suffering of others, such great generosity to give your life for others, such great kindness and tender love for all your fellow deer. Arise." तो वो किंग क्या बोलता है, वो एकदम भावुक हो जाता है बैनियन डियर, किंग बैनियन डियर की बात सुन के। और वो इतना ताकतवर होता है लेकिन फिर भी वो रोक नहीं पाता है एक आंसू गिरने से उसके आंखों से। तो वो किंग उसे बहुत सेंटिमेंटल फील होता है और वो बहुत भावुक होके बोलता है कि डियर के राजा, मैंने मनुष्यों में भी, यानी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स में भी मैंने ऐसा नहीं देखा है जैसे आप है, कि आप में कितनी करुणा है, कितना कंपैशन है, कि दूसरों का जो दुख दर्द है आप शेयर कर रहे हैं, है ना? उनकी सफरिंग ले रहे हैं आप, खुद को सैक्रिफाइस करके। इतनी जेनरोसिटी, इतना दान भावना है आप में कि आप अपनी खुद की लाइफ दे रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं दूसरे के लिए। और इतने दयालु है, इतने काइंड है आप कि अम, आपके पूरा हर्ड के लिए, आपके जो हर्ड में बाकी डियर है उन सब के लिए कितना स्नेह है आपके अंदर, इतनी मेत्ता है आप में, है ना? तो आप उठिए, यानी वो एग्जीक्यूशन ब्लॉक से उन्हें बोलते हैं कि आप उठिए वहां से। I decree that you will never be killed by me or anyone else in my kingdom, and so too the doe and her babe. So, क्या बोलते हैं वो किंग ऑफ बनारस? वो बोलते हैं कि मैं अब ये ऑर्डर देता हूँ कि आप तो कभी किल नहीं होंगे, मतलब मैं या मेरे किंगडम में कोई आपको किल नहीं करेगा। और सेम ऑर्डर है वो प्रेग्नेंट डो और उसके बच्चे के लिए, कि उसे उसे भी कोई किल नहीं करेगा। ये मेरा ऑर्डर है। Without yet raising his head, the golden one said, "Are only we to be saved? What of the other deer in the park, our friends and kin?" The king said, "My lord, I cannot refuse you. I grant safety and freedom to all the deer in the park." "And what of the deer outside the park? Will they be killed?" asked Banyan. "No, my lord, I spare all the deer in my whole kingdom." तो अभी किंग बैनियन डियर अपना गोल्डन नेक अभी भी एग्जीक्यूशन ब्लॉक पे ही रखे रहते हैं और वो वहां से उठते नहीं है। और वो बोलते हैं कि ठीक है, सिर्फ हम ही दो बचेंगे, यानी हम दो तीन हम ही लोग बचेंगे, और फिर बाकी डियर जो पार्क में है हमारे फ्रेंड्स, उनका क्या? तो किंग बोलता है कि मैं आपको मना तो नहीं कर सकता, है ना? तो मैं उन सबको सेफ्टी देता हूँ और उन्हें फ्री करता हूँ, यानी फ्रीडम देता हूँ, और सब सेफ रहेंगे, तो आप चिंता मत करो। और फिर किंग बैनियन डियर बोलते हैं कि अ, और वो डियर जो पार्क के बाहर है, यानी उनकी जान देंगे क्या आप, अ, कि उन्हें भी, यानी उनका क्या होगा? तो किंग वापस बोलते हैं कि मैं मेरे पूरे किंगडम के जितने भी डियर है सबको मैं बख्श रहा हूँ, मैं सबको बख्श देता हूँ। Still the golden deer did not raise up his head. He pleaded, "So the deer will be safe, but what will the other four-footed animals do? My lord, from now on they too are safe in my land. And what of the birds? They too want to live." "Yes, my lord, the birds too will be safe from death and the hands of men." "And what of the fish who live in the water? Even the fish will be free to live, my lord." So saying, the king of Benares granted immunity from hunting and killing to all the animals in his land. तो गोल्डन डियर अभी भी नहीं उठते वो एग्जीक्यूशन ब्लॉक से, और वो बोलते हैं कि
ठीक है, सब डियर्स तो सेफ है किंगडम में, लेकिन बाकी 4 पैरों पर चलने वाले जीव, एनिमल्स, उनका क्या? तो किंग बोलते हैं कि मैं उन्हें भी सेफ घोषित करता हूँ। मेरे से कोई खतरा नहीं, मेरे और मेरे किंगडम के लोगों से कोई खतरा नहीं होगा उन्हें। और फिर पंछियों का क्या? उन्हें भी तो जीना है ना? तो पंछी भी सेफ रहेंगे, उनकी मृत्यु हमारे हाथों से नहीं होगी, ऐसा किंग कहता है, किंग ऑफ बनारस। और फिर मछलियों का क्या? जो पानी में रहते हैं, है ना? तो अम, उन्हें भी तो फ्री रहना है ना? तो किंग बोलता है कि वो लोग भी फ्री रहेंगे, वो उन्हें भी जीवन दान है और हम उनका जीवन नहीं लेंगे। तो ऐसे किंग ऑफ बनारस सब एनिमल्स को, सब जीवों को मारने से, हंट करने से इम्यूनिटी देता है, यानी उन्हें सेफ घोषित करता है और बोलता है कि मैं या हम मेरे किंगडम के कोई भी लोग कोई भी एनिमल को नहीं मारेंगे। ओके, so having pleaded for the lives of all creatures, the great being arose. तो जब ये सब हो जाता है, तब किंग बैनिंडियर वहां से, वो एग्जीक्यूशन ब्लॉक से उठते हैं। सबके सब एनिमल, सब क्रीचर्स के का लाइफ मांगने के बाद, यानी उनको लाइफ ग्रांट रहनी चाहिए, उनके पास लाइफ रहनी चाहिए उसके बाद। ओके, सो इसी जातक का पार्ट है ये चैप्टर 2 टीचिंग। जो चैप्टर 1 कंपैशन था, करुणा, वो अभी चैप्टर 2 टीचिंग। सो व्हाट वाज द टीचिंग दैट द किंग Banyan Deer gave king of Benares? So out of compassion and gratitude, King Banyan Deer, the enlightenment being, taught the king of Benares. He advised him to climb the 5 steps of training. So in order to purify his mind, he described them by saying, "It will benefit you if you give up the 5 unwholesome actions. These are." So, King Banyan Deer अभी क्या बोलते हैं? वो किंग ऑफ बनारस को बोलते हैं कि अभी आप पंचसु सीलेसु, ऐसा बोला गया है जातक अट्टकथा में। पंचसु इज 5, सीलेसु इज सील, सो बेसिकली पंचशील। तो किंग डियर, किंग बैनियन डियर एडवाइस करते हैं किंग ऑफ बनारस को कि अभी आप पंचशील का पालन करें और ऐसे आप अपने माइंड को प्यूरिफाई करें, माइंड शुद्ध करें, ऐसे आप अपने थॉट्स को। और ये आपको बहुत लाभदायी रहेगा, आपके लिए बहुत लाभकारक लाभ मिलेगा आपको। तो ऐसे से वो बताते हैं कि फिर वो 5 अनहोलसम एक्शंस, यानी अकुशल कर्म, वो 5 अकुशल कर्म क्या है, तो वो यहाँ पे बताए गए हैं। सो व्हाट आर द 5 अनहोलसम एक्शंस? 5 अकुशल कर्म कौन से हैं? डिस्ट्रॉइंग लाइफ, फॉर दिस इज नॉट कंपैशन। सो जीव हत्या करना वो अनहोलसम एक्शन है, क्योंकि वो करुणा से रिलेटेड नहीं है ना, कंपैशन नहीं है उसमें। सो यहाँ पे पता चलता है हमें पानातिपाता वेरमणि, दैट इज द फर्स्ट सील इन द पंचशील। एंड सेकेंड वन, तो सेकेंड कौन सा है? अकुशल कर्म, टेकिंग व्हाट इज नॉट गिवन, फॉर दिस इज नॉट जेनरोसिटी, यानी वो लेना जो तुम्हें दिया नहीं गया है। क्यों ये अकुशल कर्म है? क्यों? क्योंकि ये दान से रिलेटेड नहीं है ना? तो which is this one? It is actually the second seal of Panchasil, which is Adinna Dana Veramani. जो नहीं दिया गया है वो नहीं लेना। Okay, doing wrong in sexual ways, for this is not loving kindness. तो ये काया से बुरे कर्म करना, तो ये एक अकुशल कर्म है। काया से कुछ भी बुरा काम करना ये अकुशल कर्म है। क्यों? क्योंकि ये मेत्ता नहीं है, दिस इज नॉट लविंग काइंडनेस।
तो ये हमारा थर्ड सील हो गया पंचशील का, कामे सुमिच्छाचारा वेरमणि, है ना. नाउ द फोर्थ वन, फोर्थ अकुशल कर्म इज स्पीकिंग फॉल्सली, फॉर दिस इज नॉट द ट्रूथ. तो झूठ बोलना ये एक अकुशल कर्म है. क्यों? क्योंकि वो सच नहीं है. तो सच्च नहीं है, तो अगर वो सच्च नहीं है तो वो झूठ है और हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए. सो दिस इज द फोर्थ सीला ऑफ आवर पंचशीला, which is Musavada Veramani. Okay, and then the fifth one is losing your mind from alcohol. For this leads to falling down the first 4 steps. तो अल्कोहल यानी इंटॉक्सिकेंट एक्चुअली, कोई भी ऐसी चीज जो अति किया हमने, यानी बहुत ज्यादा इनटेक लिया उस चीज का, बहुत ज्यादा कंज्यूम किया उसको, तो उससे जो हमारा मानसिक संतुलन खो जाता है, वैसा नहीं होना चाहिए. वैसा हुआ तो वो एक अकुशल कर्म है. क्यों? क्योंकि अगर वैसा हुआ तो आप इवेंचुअली ये फर्स्ट 4 अकुशल कर्म में ट्रैप होते हो. सिर्फ ये लास्ट वाला अकुशल कर्म में रहने से, या अकुशल कर्म करने से, लास्ट वाला अकुशल कर्म करने से आप फर्स्ट 4 अकुशल कर्म में ट्रैप हो सकते हो. तो इसलिए हमें इससे दूर रहना चाहिए, कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल या इंटॉक्सिकेंट्स. So this is what it is, the 5th seal of our Panchasheel, which is Sura Mereya Majjapamadadhana Veramani. Okay, तो हमारे पंचशील कैसे है फिर? पानाति पाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, सूरामेरेय मज्जपमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि. तो सिक्खापदं समादयामि is like I am following this path, I am learning this, कि मैं ये सब चीजें, ये 5 अकुशल कर्म ना करूं, ये मैं फॉलो कर रहा हूँ, वो पाथ फॉलो कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ. It's a constant learning process. He further advised him to do wholesome actions that would bring happiness in this life and beyond. Then King Banyan Deer and both herds returned to the forest. तो ऐसे वो किंग बैनियन डियर बोलता है कि wholesome actions, कुशल कर्म करना, इसके ऑपोजिट कुशल कर्म करना, जिससे खुशी मिलती है, सिर्फ यही लाइफ में नहीं लेकिन इसके बाद के लाइफ में भी. और फिर ऐसे बताने के बाद किंग बैनियन डियर अपने दोनों डियर के झुंड के साथ में, और ब्रांच डियर भी, तो ये सब वापस फॉरेस्ट में चले जाते, क्योंकि उन्हें फ्री कर दिया अभी डियर पाथ से, है ना, तो वापस फॉरेस्ट में जाते वो. In the fullness of time, the pregnant doe who had stayed with Banyan's herd gave birth to a fawn. He was as beautiful as a lotus blossom, given as an offering to the gods. तो ऐसे ऐसे टाइम बीतता है और अभी वो जो प्रेग्नेंट डो थी वो बैनियन डियर के हर्ड के साथ में रहने लगी. और वैसे वहां पे रहते रहते उसने अभी जन्म दिया एक बहुत बहुत सुंदर फॉन को. फॉन मतलब बेबी डियर, बेबी मेल डियर. तो ऐसा वो जन्म देती है और वो इतना सुंदर होता है जैसे एक अच्छा ऐसे पूरा फुल ब्लूम लोटस रहता है और बहुत जैसे सुंदर दिखता है, और वो ऐसे गॉड्स को ऑफर करते हैं एक बहुत सुंदर फ्लावर दिए जैसा, तो वो इतना सुंदर रहता है. When the fawn had grown into a young buck deer, he began playing with branch deer's herd. Seeing this, his mother said to him, "Better to die after a short life with a great compassionate one than to live a long life with an ordinary one."
Afterwards, her son lived happily in the herd of King Banyan Deer. तो जैसे वो फॉन बड़ा होता है, वैसे वो ब्रांच डियर के जो बाकी डियर रहते हैं उसके हर्ड के लोग, उसके हर्ड के डियर्स, उनके साथ वो थोड़ा मिलजुल के खेलने लग जाता है। तो उसकी माँ देख लेती है ये, अ, वो फॉन की माँ, और वो क्या बोलती है उसे बुला के, वो बोलती है कि अम, ये बेटर रहेगा अगर यानी अम, जल्दी डेथ आ गई, यानी छोटी लाइफ रही, अ, किसके साथ? एक कंपैशनेट, जो दया से भरा हुआ है, जो करुणा से भरा हुआ है, उसके साथ में एक छोटी सी लाइफ रही, तो वो कई ज्यादा अच्छी है इससे, एक बहुत लंबी लाइफ से एक साधारण व्यक्ति के साथ में, साधारण इंसान के साथ में। तो यहाँ पे वो बैनियन डियर और ब्रांच डियर को बोल रही है। तो किंग बैनियन डियर को वो ग्रेट कंपैशनेट वन बोलती है, करुणा और दया से भरा हुआ, और ऑर्डिनरी वन वो ब्रांच डियर को बोलती है। आफ्टरवर्ड्स हर सन लिव्ड हैप्पीली इन द हर्ड ऑफ किंग बैनियन डियर। तो इसके बाद वो जो फॉन रहता है वो किंग बैनियन डियर के हर्ड में रहता है और बहुत खुशी से रहता है। The only ones left unhappy were the farmers and villagers of the kingdom. For given a total immunity by the king, the deer began to fearlessly eat the people's crops. They even grazed in the vegetable gardens inside the villages and the city of Banaras itself. तो अभी सब खुश रहते हैं, लेकिन सिर्फ वो लोग दुखी रहते हैं जिनके खेत रहते हैं और वहां पे वो क्रॉप्स ग्रो करते हैं। तो यानी कौन लोग? किसान लोग, कसक लोग, किसान और गांव वाले लोग, वो किंगडम के, वो थोड़े दुखी रहते हैं, नॉट नॉट दैट हैप्पी। क्यों? क्योंकि किंग ने तो सारे डियर्स को इम्यूनिटी दे दी, कोई डियर को नहीं मारेगा ऐसा बोल दिया है ना, ये वचन दिया, प्रॉमिस दिया किंग बैनियन डियर को, किंग ऑफ बनारस ने। तो तो इससे क्या हो गया, सारे डियर ऐसे ही खुले में घूमने लग गए बिना डर के, और वो जाते थे एग्रीकल्चरल लैंड पे, जाते थे लोग किसानों के, और वहां वहां पे उनके क्रॉप्स खा लेते थे। सिटी के अंदर घुस के उधर के क्रॉप्स खा रहे हैं कुछ, या उनका जो उन्होंने उगाया वहां पे लोगों ने वो खा रहे हैं, वेजिटेबल गार्डन्स में खा रहे हैं, विलेज के अंदर, सिटी के अंदर भी ऐसे ही घुस के वो जो भी खाने की चीजें वो खाने लग जाते थे। So the people complained to the king and asked permission to kill at least some of the deer as a warning. But the king said, I myself promised complete immunity to King Banyan Deer. I would give up the kingship before I would break my word to him. No one may harm a deer. तो लोग क्या करते हैं, जाके कंप्लेन करते हैं, शिकायत लेके जाते हैं राजा के पास में, बनारस के राजा के पास में, और बोलते हैं कि हमें इतना तो भी आज्ञा दो कि हम कुछ मृगों को मार सके, जस्ट इसलिए कि वो एक चेतावनी होगी बाकी डियर के लिए कि वो ऐसा ना करे कि दूसरे किसानों और गांव वालों के खेत में जाके उनके अनाज खा जाए, तो ऐसा ना करे करके सिर्फ कुछ डियर को मारने का परमिशन या आज्ञा तो भी दो। लेकिन किंग वो बोलता है कि मैंने खुद प्रॉमिस किया है किंग बैनियन डियर को कि मैं कोई भी मृग को मारूंगा नहीं, और मेरे किंगडम के भी लोग नहीं मारेंगे। तो मैं अपना किंग की पदवी मैं त्याग सकता हूँ, छोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं ये वचन, ये वादा जो किया है, प्रॉमिस किया है किंग बैनियन डियर से, वो मैं नहीं तोड़ूंगा, वो मैं नहीं तोड़ सकता। तो कोई भी डियर को हार्म नहीं करेगा, उन्हें डराएगा, मारेगा नहीं। When King Banyan Deer heard this, when King Banyan Deer heard of this, he said to all the deer, "You should not eat the crops that belong to others." And he sent a message to the people. Instead of making fences, he asked them to tie up bunches of leaves as boundaries around their fields. This began the Indian custom of marking fields with tied up leaves, which have protected them from deer to this very day. तो किंग बैनियन डियर क्या करता है, वो अपने वो सुन लेता है ये कि ऐसा हो रहा है, और ऐसे उसे समझता है कि
ये सब लोग ऐसे इशू फेस कर रहे हैं और किंग हमें बोल नहीं रहा है क्योंकि उसने प्रॉमिस किया है और वो हमें मारने की आज्ञा भी नहीं दे रहा है। तो वो अपने सारे डियर को बोलता है, पूरे हर्ड को, कि वो वो सब नहीं खाना चाहिए, वो अनाज नहीं खाना चाहिए उन्होंने जो किसी और का है। तो वो बेसिकली यहाँ पे बता रहे हैं अदिन्न दाना वेरमणि, यानी आपको नहीं दिया गया है वो आप मत खाओ, दूसरे की चीज मत खाओ। एंड वो ऐसे करके बोलते हैं कि लोगों को, जो बाकी किंगडम के लोग रहते हैं, उन्हें एक मैसेज सेंड करते हैं, संदेश भेजते हैं कि खेतों को बाउंड्रीज लगाने के बजाय फेंसेस यानी थोड़े कांटे वगैरह रहते होंगे वो टाइम पे, जिससे जख्मी होते होंगे या ऐसे कुछ, तो फेंसेस करने के बजाय आप अम, उसके खेत के इर्द गिर्द सिर्फ पत्तियों का ऐसे झुंड बना के वहां पे रख दो कि ये बाउंड्री है करके। और वैसे वहां पे रखेंगे तो वो बाउंड्री डिमार्केट हो जाएगी वो खेत की, और सिर्फ इतना करो तो हमारे डियर उसके अंदर नहीं घुसेंगे और आपकी अनाज, आपके क्रॉप्स नहीं खाएंगे। सिर्फ इतना किंग बैनियन डियर बोल देता है किंगडम के बाकी पीपल को एक संदेश भेज के। तो यहाँ पे ऐसा बोला गया है टेक्स्ट बुक में कि इसी से ये ट्रेडिशन जो था, ये कस्टम जो था वो चालू हुआ कि पत्तियां बांध के एक खेत को डिफाइन करना, खेत के बाउंड्रीज डिफाइन करना, और वो कस्टम वहां से चालू हुआ और आज तक के वो फॉलो हो रहा है। शायद अभी भी हमारे किसान लोग ऐसे करते हैं अभी भी, और यही चीज ने अभी तक के प्रिवेंट किया है, प्रोटेक्ट किया है वो पर्टिकुलर खेत को, कि डियर उसमें घुस के अभी भी नहीं खाते हैं अगर वो ऐसा देख लेते हैं लीव्स का, पत्तियों का झुंड ऐसे गोला करके नीचे रखा हुआ वो खेत के बाउंड्री में। तो अभी भी वो डियर वो चीज फॉलो कर रहे हैं और वो खेत को रक्षा कर रहे हैं, वो खेत की खुद जाके उसमें ग्रेज नहीं कर रहे, खा नहीं रहे वो क्रॉप्स। Both King Banyan Deer and the King of Benares lived out their lives in peace, died, and were reborn as they deserved. So, coming to the end of our textbook story, कि वो किंग बैनियन डियर और बनारस के किंग, वो दोनों अपनी लाइफ ऐसे ही जीते हैं, पंचशील का पालन करके, और ऐसे ही अच्छे अच्छे कर्म करके, बुरे कर्म से दूर रह के, अकुशल कर्म से दूर रह के वो अपनी लाइफ जीते हैं पीसफुली, शांति से। और वैसे ही वो उन्हें जब मृत्यु आती है वो वैसे मर जाते हैं, और वो उनके कर्म के हिसाब से उन्हें अपना नेक्स्ट लाइफ मिलता है। सो व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? Wherever it is found, compassion is a sign of greatness. तो मेनली ये स्टोरी जो कंपैशन पे थी, करुणा पे थी, और सिर्फ इतना नहीं पर बहुत सारी चीजें थी, है ना, मेत्ता के बारे में थी, जेनरोसिटी के बारे में थी। तो ये सब जो अच्छे क्वालिटीज है, ये बहुत बहुत विशाल क्वालिटीज है एक्चुअली, जो हमें डेवलप करनी चाहिए और हमें रखनी चाहिए अपने अंदर, है ना। तो अगर वो क्वालिटीज नहीं है तो हमें वो क्वालिटीज बढ़ानी चाहिए, अगर वो क्वालिटीज है तो उन्हें और बढ़ाना चाहिए, है ना। तो ये हमें पता चलता है और हमें वो क्वालिटीज प्रिजर्व करके रखनी चाहिए। सो वी कम टू आवर जातक गाथा, आवर 2 लाइन वर्स। तो जातक, निग्रोध मिग जातक। सो निग्रोधमेव सेवेय नासाखम उपसंवसे, निग्रोधस्मिन् मतं सेयो यंचे साखस्मिन् जीवितन्ति। तो दिस इज निग्रोध मिग जातक द्वितीयं। द्वितीयं मतलब सीलवग्ग का जो सेकंड है, सीलवग्ग, उसकी सेकंड जातक। इसका इंग्लिश में या हिंदी में क्या मीनिंग है ये पाली गाथा का? निग्रोधमेव,
यानी सिर्फ निग्रोध, यानी निग्रोध जो नाम है, निग्रोध मिग जहाँ पे बोला है, banyan deer, किंग banyan deer, तो सिर्फ एव यानी ओनली, सिर्फ, सेवेय यानी रहना उसके साथ में, एसोसिएट विद दैट, और उसके साथ रहना, ना मतलब सिंपल नेगेशन, नो, साखम, साखम उपसंवसे, तो साख इज ब्रांच डियर, साख, शाख ऐसा बोला है हिंदी में, अभी भी हम ब्रांच को शाखा ऐसे कहते हैं ना, तो वैसा साख, साख उपसंवसे यानी उसके इन्फ्लुएंस में, साख मिग यानी ब्रांच डियर के इन्फ्लुएंस में या उसके कंट्रोल में, उसके विसिनिटी में, प्रॉक्सिमिटी में, उसके साथ नहीं रहना। निग्रोधस्मिन मतंग सेयो, यानी मतंग यहाँ पे मृत्यु बोला है, डेथ बोला है, और सेयो इज बेटर, तो डेथ बेटर है किसके किसके साथ में, तो निग्रोधस्मि यानी निग्रोध मिग के साथ में, banyan deer के साथ में डेथ बेटर है than what, यंचे साखस्मिन जीवितंति, than लॉन्ग लाइफ, जीवितंति यानी लाइफ, पूरी लंबी लाइफ, एम्पलेस्ट टर्म ऑफ लाइफ, इसके साथ में, साख डियर यानी साख मिग के साथ में, ब्रांच डियर के साथ में लंबी लाइफ से ज्यादा बेटर है, ज्यादा अच्छा है banyan deer के साथ में मर जाना. So that is the translation in Hindi, and let's read through it in English once what it means. Associate or stay only with the banyan deer. Do not be in the vicinity or proximity or influence of branch deer. Death in the company or association of banyan deer is better than even a long or the amplest term of life with branch deer. तो ये वही पार्ट है जो जब प्रेग्नेंट डॉग जन्म देती है उसके फॉन को, और वो थोड़ा बड़ा हो जाता है और वो ब्रांच डियर के साथ और उसके हर्ड के साथ खेलने लग जाता है, तो ये वही टाइम की बात है, ये देख के कि उसका बेटा ब्रांच डियर के हर्ड के साथ में खेल रहा है, तो वो मदर डॉग बुलाती है अपने बेटे को, अपने फॉन को, और बोलती है कि ये पर्टिकुलर गाथा तब बोलती है वो अपने बेटे को. सो अगेन, निग्रोधमेव सेवेय ना साखम उपसंवसे, निग्रोधस्मिन् मतंग सेयो यंचे साखस्मिन् जीवितंति. Okay, so we are coming to the end and we see this in निग्रोधमिग जातक वर्णना, कि जो एंड हमेशा बुद्ध हमें बताते हैं कि दोनों स्टोरीज में कौन कौन था. So we are coming to that part now. Having told these two stories, the master preached the four truths at the close of his discourse. He then established the connection linking the past and the present stories and identified the birth by saying as follows. तो ये दोनों स्टोरीज बताते हैं बुद्ध, और फिर फोर ट्रूथ्स बताते हैं. जब वो अपना ये जातक स्टोरी और सब बोलना खत्म करते रहते हैं, डिस्कोर्स एंड होते रहता है, तब वो फोर ट्रूथ्स बताते हैं, और एंड में ये बताते हैं कि कौन पास्ट स्टोरी में कौन था और प्रेजेंट स्टोरी में कौन कौन है. तो वो बोलते हैं कि जातक लाइफ में, यानी वो वाला जातक लाइफ कौन सा पीरियड था, जब ब्रह्मदत्ता बनारस का किंग था, वो वाला पीरियड का है ये जातक स्टोरी. तो उस टाइम पे जो ब्रांच डियर था यानी साखमिगो जो था, वो देवदत्त था, भंते देवदत्त थे वो. सो साखमिगो ब्रांच डियर भंते देवदत्त थे प्रेजेंट लाइफ के, यानी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गौतम बुद्ध. फिर ब्रांच डियर का जो हर्ड था, यानी ब्रांच डियर के साथ जो 500 डियर्स थे, ब्रांच डियर को फॉलो करने वाले, वो देवदत्त के फॉलोअर्स थे, यानी देवदत्त परिसाव, देवदत्त के परिसामी के थे वो इन पाली.
सो मदर डो जो थी, यानी मिगधेनु बोला है पाली में, मिगधेनु। तो मदर डो थी प्रेजेंट लाइफ की मदर भिक्खुनी थेरी, जो हमने अभी देखी थी, जो राजगृह की वेल्दी मर्चेंट की डॉटर थी, मदर भिक्खुनी। मदर डोज बेबी, यानी जो फॉन रहता है, ऑफस्प्रिंग, पाली में पुत्तो बोला है, जो भी ऑफस्प्रिंग है, बच्चा है, उसे लड़के बच्चे को पुत्तो बोला है। तो वो प्रेजेंट लाइफ के प्रिंस कश्यप थे, यानी कुमार कश्यपो रहते हैं, जो हमने देखा बाद में वो अरंत बन जाते हैं यंग एज में ही। तो वो रहते हैं भिक्खुनी के पुत्र। और किंग ब्रह्मदत्त, यानी ही इज एक्चुअली द किंग ऑफ बनारस। ओके, सो किंग ऑफ बनारस, किंग ब्रह्मदत्त राजा, वो आनंद थेर रहते हैं प्रेजेंट गौतम बुद्धा लाइफ के। और जातक के जो किंग बैनियन डियर, यानी निग्रोध मिग जातक, निग्रोध मिग राजा जो रहते हैं, वो बोधिसत्व रहते हैं, और वो रहते हैं गौतम बुद्धा खुद। So with this we finish with the 12th Jatak Varnana, or we will quickly go once. So जैसे आपने देखा यहाँ पे पिक्टोरिकली, ये मदर डो और उसका ऑफस्प्रिंग बेटा फॉन, वो राजा, और ये पूरा एग्रीकल्चरल एरिया जहाँ पे डियर्स ग्रेस करते थे, और ये दो हर्ड्स, वो दो पर्टिकुलर डियर्स के, गोल्डन फोर वाले डियर्स के, was किंग बैनियन डियर और ब्रांच डियर। तो ऐसे पिक्टोरिकली टू अंडरस्टैंड कि कैसी है हमारी जातक, पिक्चर देख के जल्दी समझता है ना। और ये हमारी जातक गाथा इन रोमन स्क्रिप्ट, which we already have seen, and this is the moral of the story ki who was the bodhisattva. We already know King Banyan Deer, Nigrodha Miga Raja, was the bodhisattva। और ये जातक ने हमें क्या बताया कि a wise leader takes compassionate decisions to protect his subjects। तो in one line, जो वाइज रहता है, पहियावान जो लीडर रहता है, वो बहुत करुणा से भरे हुए, मेत्ता से भरे हुए, जेनरोसिटी से भरे हुए, पहिया से भरे हुए, और सब कुशल कम्म से, और सारे अच्छे क्वालिटीज ध्यान में रख के वो ये सब से उभरे हुए जो डिसीजंस रहते हैं, वो एक वाइज लीडर, एक पहियावान व्यक्ति, लीडर ऐसे डिसीजंस लेता है। क्यों? अपने जो हर्ड है, अपने जो भी उसके पास के लोग हैं, जो उसे फॉलो करते हैं, जो उसके साथ रहते हैं, उसके कंपेनियंस रहते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए वो ऐसे कंपैशनेट डिसीजंस लेता है। So with this we finish our Jatak number 12. It was a really long Jatak, and इसका अट्टकथा भी लॉन्ग था और इसका स्टोरी भी बहुत लॉन्ग था। तो अभी हम पहले पठना कर लेते हैं हमारा पुण्यानुमोदन। तो you all can turn on your videos, so everyone please join your hands, close your eyes. प्रियकम्मेन मामे बाल समागमो सतं समागमो होतु याव निब्बानपत्तिया। इमीन प्रियकम्मेन मामे बाल समागमो सतं समागमो होतु याव निब्बानपत्तिया। इमीन प्रियकम्मेन मामे बाल समागमो सतं समागमो होतु याव निब्बानपत्तिया। निब्बानस्य पच्चयो होतु। साधु साधु साधु। So
with this we conclude our 12th जातक, निग्रोध मृग जातक. और अभी आपको कोई भी क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं अभी. और उसके पहले मुझे एक चीज बोलना है कि इतनी लंबी जातक आप सबने इतने अच्छे से सुनी, इतना पेशेंटली सुनी. आई रियली लाइक दैट. और मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की, बिकॉज मुझे भी लगा था दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर टेकिंग 3 सेशंस फॉर दिस जातक. इट वाज रियली सो लॉन्ग. और थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग सबको. थैंक यू बच्चों. ओके, तो लेट्स डू दिस. हम क्विकली पारमी डिस्कस कर लेते हैं. और इन द मीन टाइम आप यू कैन कम अप विथ योर क्वेश्चंस. आपको जो भी क्वेश्चन है फिर आप तब पूछ सकते हैं. तो ओके, सो आप लोग को क्या लगता है ये कौन सी पारमी पे काम हुआ है ये जातक में? और बेसिकली आपका क्या एक्सपीरियंस था व्हाइल रीडिंग दिस जातक, तो आप ये शेयर कर सकते हैं. और आपने क्या सीखा, तो वी कैन कोरिलेट दैट थिंग विथ पारमी. दृष्टि कुछ बोल रही है क्या? मुझे दृष्टि दिख रही है. हाँ, मेत्ता, मेत्ता, यस. दाना, generosity. मेत्ता, ओके, लेट मी राइट दैट. मेत्ता, यस. दान, जेनरोसिटी, क्योंकि वो अपनी लाइफ देने को तैयार हो जाता है ना. ब्रांच डियर, सॉरी, किंग बैनियन डियर. Wisdom. विजडम, हाँ, विजडम भी है. ओके. और करुणा, यस सानवी, करुणा तो है ही. बट करुणा यानी कंपैशन, दैट्स अ वेरी नाइस आंसर. हमारे पारमी में नहीं है लेकिन करुणा, बट दैट इज रियली नाइस सानवी. आपने वो याद रखा और बराबर से आपने टाइम पे बोला. रियली नाइस. ओके, बट और भी है. सच्चा. सच्चा, यस, सच्चा है. शील. Sealer, yes. Sealer, I think, is the most important one here. क्योंकि हमारा उन्होंने जातक नंबर 12 में 2 पार्ट में डिवाइड किया. और सेकंड जो पार्ट है उसमें उन्होंने पंचशील को हाईलाइट किया है. तो आई वुड से कि सील बहुत ज्यादा बताया इसमें, है ना. आज अपन ने पंचशील भी सीखा. तो यस. ट्रूथ. पूर्णामन, सानवी. ट्रुथ, यस, ट्रुथ. ट्रुथ है, सच्चा, क्योंकि मूसा वादा वेरमणि है ना. हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें सच बोलना चाहिए. तो सच्चा वी हैव मार्क्ड हियर. सच्चा है, दैट इज राइट. और उपेक्षा. उपेक्षा, आपको क्यों लगता है गुड़िया उपेक्षा? क्योंकि दीदी वो सिर्फ डियर्स के बारे में नहीं, सारे 4 लेगेड एनिमल्स के बारे में, फिर बर्ड्स एंड फिर फिशेस, उनके सबके बारे में सोचते इसलिए. ओके ओके ओके, यस यस. तो सब एनिमल्स के बारे में, सब क्रीचर्स के बारे में सोच के बोलते हैं. तो सबको एक समान भाव से बोलते हैं कि सबकी लाइफ बचनी चाहिए. ओके, यस, दैट इज वी कैन से उपेक्षा. एंड थोड़ा खंती भी बोल सकते हैं क्या? कि याद है खंती मेत्तानुदय संपत्तिया, हमने पाली में अभी सीखा था. वर्ड डॉक्यूमेंट में लिखा था कि आउट ऑफ चैरिटी, लव एंड पिटी, charity, compassion and pity, बुद्धा, ये सब ध्यान में रख के they prove to be, he proves to be a salvation for Prince Kassapathir and his reverend mother. तो थोड़ा हम खंती भी बोल सकते हैं, है ना. Okay, but yes, these were all the major ones that we learned today, these parmis. और हमने ये सीखा इस जातक से. So very nice. Okay.
किसी को और लगता है तो वो बोल सकते हैं, नहीं तो अभी हम क्वेश्चंस भी ले सकते हैं. वी हैव लाइक 5-6 मिनट्स, तो हम क्वेश्चंस भी ले सकते हैं किसी को रहे तो. नो क्वेश्चंस टुडे? हो दीदी. ओके गुड़िया. दृष्टि को भी क्वेश्चंस नहीं है. ओके, सानवी को क्वेश्चन है. यस सानवी. राजा राजा ने राजा ने इंडियंस को क्यों छोड़ा? राजा ने मतलब एनिमल्स को क्यों छोड़ा? राजा ने एनिमल्स को क्यों छोड़ा? यस. म्हणजे राजा, बनारसचा राजा, त्यांनी एनिमल्सला का सोडलं? अच्छा, तर जसं की तो म्हणतो ना की ते ऍक्च्युली ते संभाषण इतकं छान होते किंग बॅनियन डिअर सोबत, की ते बरोबर टाइम वरती तो किंग बॅनियन डिअर ते विचारतो आणि तो राजा ग्रांट करतो. म्हणजे जसं पहिले तो म्हणतो की मला तर म्हणजे मला आणि अजून दुसऱ्या गोल्डन डिअरला तर आम्ही सुरक्षित आहे, पण मग त्या मदर डोचं काय होणार, है ना? तर तिला पण सुरक्षित करा. तर त्या राजाला त्या गोल्डन डिअरची ब्युटी आणि जो तो वाईसपणाने त्याला सांगतो ना नंतर, की असे पंचशील असतात, यांना फॉलो करायचं, तर स्वतः आता पण हॅपी राहणार आणि नंतरच्या लाईफमध्ये पण हॅपी राहणार. तर हे जे त्याला समजते ना, की एवढा सुंदर आणि देखणीय राहतो तो डिअर आणि एवढा वाईज राहतो, तर तो म्हणतो, की मी याला मना करूच नाही शकत, मी इन्कार नाही करू शकत. हा जी म्हणत आहे, मला विचारत आहे, प्रॉमिस मागत आहे, की तो एनिमल्सला हर्ट नाही करणार, त्याचं प्रॉमिस मागत आहे, तर मी त्याला मना नाही करू शकत. आणि असं करून तो म्हणतो, की ठीक आहे, तर ते पण सेफ आहे. आणि मग बाकी डिअर पण सेफ आहे ते पार्कचे. बाकी 4 पायाचे जनावर पण सेफ आहे. मग पाणीचे पण जनावर सेफ आहे आणि उडणारे पण जनावर सेफ आहे. तर असं करून तो हळू त्याच्यावरती येतो, की सगळे जनावर सेफ राहणार. तो तसा आपण म्हणू शकतो, की पटवून देतो. किंग बॅनियन डिअर तो पटवून देतो राजाला, की आपल्याला हत्या नाही करायला पाहिजे जनावरांची. कारण ते पण जीव राहतात, है ना? त्यांना पण मारलं तर दुखत असेल, त्यांना जीवाने मारलं तर काही वाटत असेल त्यांना लागत असेल, है ना? तर आपल्या जीवासारखंच कन्सिडर करायचं, है ना त्यांना? दुसऱ्या जीवांना पण, छोटे असो की मोठे असो. जसं आपल्याला असं केलं, तर आपल्याला लागते ना, दुखते मग आपल्याला, है ना? तर तर तसंच मग त्या छोटे जनावर आहे, त्यांना पण तसंच दुखत असेल आपण मारत असणार त्यांना तर, है ना? तर असं तो इन अ बॅकग्राऊंड वे असं सांगत असेल तो राजाला आणि मग राजा त्याला ओके म्हणतो आणि मी हो, कोणाला नाही मारणार आणि असा तो प्रॉमिस करतो. आणि एंडमध्ये तो एवढा प्रॉमिस करतो, की असं म्हणतो, की मी आपला राजाचा पद सोडून देणार, पण मी जे प्रॉमिस केलं आहे किंग बॅनियन डिअरला, ते मी नाही तोडू शकत. है ना? थँक यू सान्वी फॉर द क्वेश्चन. अजून काही 2 मिनिटं आहे आपल्याकडे अजून. Just in case anyone else has a question. Kritika? Any question, beta? नाही. Okay, okay. तुला समजली स्टोरी आज? हो. ओके, लांब होती है ना? हो, थोडी लांब होती. ओके, ओके. पण छान होती, है ना? ओके. ठीक आहे. So if there are no more questions, we will wind up for today. And here we finish the 12th जातक. और नेक्स्ट टाइम हम 13 जातक के लिए मिल सकते हैं जो
the session will happen on Sunday again, morning, 9:30 a.m. India time. Okay, everyone. And thank you for joining today. Happy Sunday to everyone. Happy weekend. आपको भी दीदी हैप्पी संडे. हैप्पी संडे दीदी. Happy Sunday. Namo Buddhaya. Jai Bhim sabko. नमो बुद्धाय. जय भीम. Yeah, thank you. साधु साधु.